आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा। अच्छा, ये जो आर्थ्रोपोडा है ये पृथ्वी का जितने भी प्रजातियां हैं उनके सेकंड थर्ड पार्ट है। ये सेकंड थर्ड पार्ट है। पृथ्वी पर 2/3 भाग जो होता है ये आर्थ्रोपोडा का होता है। इसके अंतर्गत जैसे स्कॉर्पियन, बिच्छू, मतलब जितने भी इंसेक्ट्स का नाम आप सुनते हैं, ज्यादातर आपको इंसेक्ट ही दिखाई देता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। जितने भी आप देखते हैं, स्कॉर्पियन को देखते हैं, बिच्छू को, या फिर किंग क्रैब हुआ, या फिर ये आपका झींगा देखते हैं, झींगा, या फिर तितली को देखते हैं, टीडा को देखते हैं, बटरफ्लाई को देखते हैं, फिर से आप ये लोकस्टा को देखते हैं यानी टीडा को, या जितने भी आप अलग अलग प्रकार के जो कीट मकोड़े, कीड़े मकोड़े जितने भी देखते हैं ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, पहले एक फाइलम लिख लेंगे आर्थ्रोपोडा। ये जितने भी फाइलम आप पढ़ते हैं ना, चूंकि 11 फाइलम हम लोग को पढ़ना ना, 11वां फाइलम में सबसे बड़ा फाइलम यही होता है। इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया। ये एनिमेलिया का सबसे बड़ा फाइलम है। कौन? आर्थ्रोपोडा। चलिए लिख लेंगे, हेडिंग डालना है। 7वें नंबर है क्या? फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, फाइलम फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। अच्छा, अब ये आर्थ्रोपोडा क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लिया जाए। चलिए, अब इसको फिगर देख के यहां से समझ में आ गया होगा कि इस आर्थ्रोपोडा में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। बात समझ में आया? आर्थ्रोपोडा में हम लोग क्या क्या पढ़ना है, ये फिगर देख के आपको पता चल गया होगा कि इसके अंदर का जितने भी इंसेक्ट है इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इंसेक्ट्स जितने भी हैं, कीड़े मकोड़े जितने भी पृथ्वी पे हैं, उन सब के बारे में पढ़ना है। तो पता है इसकी संख्या, पृथ्वी पर जितने भी प्रजातियां हैं ना जीवों की, उन सभी जीवों के प्रजातियों में सेकंड थर्ड यानी 2/3 भाग जो होता है उसमें सिर्फ ये रहते हैं, आर्थ्रोपोडा रहता है। और आर्थ्रोपोडा जो है, अभी तक आपने जितना भी फाइलम पढ़ा, पूरे 11 फाइलम है ना एनिमल का, जंतु जगत का 11 फाइलम है, 11 संघ है। जैसे पॉरीफेरा, सिलिंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केल्मिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ये आर्थ्रोपोडा है। फिर मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा और कॉर्डाटा। ये जितने भी फाइलम है उन सभी में सबसे बड़ा जो फाइलम होता है ये आर्थ्रोपोडा होता है। सबसे बड़ा फाइलम, सबसे ज्यादा से ज्यादा जीव इसमें शामिल है। चलिए, अब हम लोग आते हैं कुछ इसके बारे में जनरल इसका कैरेक्टर लिख लिया जाए। देखिए, हेडिंग डालेंगे जनरल कैरेक्टर। जनरल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? सामान्य गुण। ठीक है, सामान्य गुण। अच्छा, इसमें क्या क्या सामान्य गुण इसके होते हैं? सबसे पहले नंबर में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है? संगठन का स्तर। तो इसमें किस प्रकार के संगठन के स्तर होते हैं? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है। इधर में हम लोग लिख लेंगे संगठन का स्तर। क्या हो जाएगा? अंग तंत्र स्तर का संगठन होगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे? इनके जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर कौन सा होता है? जर्मिनल लेयर का मतलब हो गया बाबू जनन स्तर। ठीक है, जनन स्तर। क्या हो जाएगा? जनन स्तर। लगभग जनरल कैरेक्टर तो हम लोग सब सारा का सारा पढ़ ही लिए हैं पिछले क्लास में। ट्रिप्लो ब्लास्टिक। ट्रिप्लो ब्लास्टिक मतलब क्या हो जाएगा? त्रिकोर की। ठीक है, त्रिकोर की हो जाएगा।
ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि त्रिकोरकी। अच्छा, तो जनन स्तर इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। ये तो सबको पता है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक क्यों लिखते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि इसमें 3 जनन परत होते हैं। जनन स्तर जिस जीव में 2 होगा उसको डिप्लोब्लास्टिक यानी द्विकोरकी कहा जाएगा, और जिस जीव में 3 जनन स्तर होंगे, जनन परत 3 होंगे, उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाएगा। जैसे जनन परत 3 तरह का होता है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। ये सारी बातें हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो जर्मिनल लेयर हो गया। इनके सीलोम की अगर हम लोग बात करें, सॉरी सीलोम, सिमेट्री लिख लीजिए, काहे अपना राज होइएगा। सिमेट्री क्या होगा? सिमेट्री का मतलब होता है सममिति। ये कौन से सममिति में होते हैं? तो बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल मतलब द्विपार्श्व। इनके शरीर को अगर 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, एक ही अक्ष से काटने पर 2 बराबर भागों में अगर बांट दिया जाए दाएं और बाएं भाग में, तब उसको हम लोग बाइलेटरल सिमेट्री यानी कि द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। हो गया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इनके सीलोम के, क्या होंगे। सीलोम की अगर हम लोग बात करें, सीलोम यानी प्रगुहा, तो इनका प्रगुहा कहाँ हो, कैसा होगा? सर ये सीलोमेट होते हैं। सीलोमेट मतलब होता है प्रगुहीय। ठीक है, सीलोमेट का मतलब क्या होगा? प्रगुहीय। तो जर्मिनल लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि त्रिकोर की, सिमेट्री द्विपार्श्व बाइलेटरल, सीलोम सीलोमेट यानी प्रगुहीय। ठीक है। अच्छा, 5वें नंबर में आइए, इनका हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट यानी कि आदत और आवास। इनके आदत और आवास को देखेंगे। आदत और आवास कैसा होता है? अब दे आर कॉस्मोपोलिटन। अरे इनकी प्रजाति इतना ज्यादा है कि आप ये बोल ही नहीं सकते हैं कि ये एक विशेष स्थान पर रहते हैं। मतलब हम किसी जीव को विशेष स्थान पर तब बोलते हैं ना जब वो वहीं रहता हो, दूसरे जगह वो रह ही नहीं सकता हो। तो ये बात याद रखना है कि ये कॉस्मोपोलिटन होते हैं। कॉस्मोपोलिटन का मतलब सर्वव्यापी, और सर्वव्यापी मतलब सभी जगहों पर पाए जाने वाले। ठीक है, कोई भी ऐसा जगह नहीं बाकी होगा जहां ये नहीं रहते हो, हर जगह पाए जाते हैं। इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं कि सर ये कॉस्मोपोलिटन होते हैं, यानी कि ये सर्वव्यापी होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होगा? हो गया, उसी में आ जाएगा, हैबिट और हैबिटेट में आ जाएगा सर्वव्यापी, उसी में आ जाएगा आदित्य और आवास इनका। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा? हाँ, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा? बोलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम बताए हैं आपको इसका। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र जो होता है इसमें कंप्लीट होगा। कंप्लीट यानी कि पूर्ण पाचन तंत्र होते हैं। पूर्ण पाचन तंत्र कब होंगे? क्योंकि दे हैव बोथ माउथ एंड एनस। दे हैव बोथ माउथ एंड एनस। तो जिसके पास मुख और मल द्वार दोनों हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पूर्ण पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, जिनके पास दोनों ही पाचन तंत्र होंगे, जिनके पास दोनों ही प्रकार के 2 छिद्र होंगे, एक के द्वारा वो भोजन को निगलेंगे
और दूसरे छिद्र के द्वारा भोजन को बाहर निकालेंगे तब उसको क्या बोला जाएगा? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। हिंदी बोले, हिंदी नोट करिए इसका। लिखेंगे इनमें इनमें मुख और मल द्वार दोनों होता है। इसका ब्रैकेट वाले का हिंदी लिख लेंगे। इनमें मुख और मल द्वार दोनों होता है। ठीक है। अब ये अब इनका हम लोग क्या बात करेंगे? श्वसन कैसे करते हैं। हाँ, चलिए अब इसका रिस्पायरेटरी सिस्टम लिखेंगे। 7वें नंबर में लिख लेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम। अच्छा, लिखवा देते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम इसमें पाया जाता है। श्वसन तंत्र तंत्र होता है। ये सांस किसके किसके द्वारा लेते हैं? पहला नंबर में गिल्स के द्वारा। गिल्स, गलफड़ा लिख लीजिएगा। उसके बाद ट्रैकिया, वही हुआ ट्रैकिया, उसी को बोलेंगे ट्रैकियल सिस्टम, ट्रैकिया। तीसरे नंबर में बुक गिल्स। उसके बाद क्या हो जाएगा? बुक लंग्स लिख लेंगे। उसके बाद हो जाएगा बुक लंग्स, बता रहे हैं नाम है उसका, बुक लंग्स बोलते हैं, बुक गिल्स बोलते हैं। ट्रैकिया, गिल्स, इन्हीं के द्वारा ये श्वसन करते हैं, सांस की प्रक्रिया। ठीक है। लिख लेंगे हिंदी इसका। श्वसन अंग, ये सब इनके श्वसन अंग हो गए। यानी कि इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसी को बोला जाता है रिस्पायरेटरी, रिस्पायरेटरी ऑर्गन। यानी कि श्वसन अंग। सांस लेने के लिए इनका अंग कौन सा होता है, इसको देख लीजिए। चलिए अब लिखेंगे गिल्स को गलफड़ा या क्लोम कहते हैं। क्लोम, आधा कलोम, क्लोम, कलोम या गलफड़ा, कलोम या गलफड़ा। हो गया। ट्रैकिया को हिंदी में लिख लेंगे श्वसनिका। ट्रैकिया को हिंदी में क्या लिखना है? श्वसनिका, 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 श्वसनिका। हो गया। चलिए बुक लंग्स को हिंदी में लिख लेंगे, सॉरी बुक गिल्स है ना पहले, तो लिख लीजिए पुस्त, पू आधा सौ तो पुस्त, किताब मत लिखिएगा, पुस्त लिखना है, पुस्त। गिल को हिंदी में कहते हैं कलोम या गलफड़ा, तो कलोम, पुस्त कलोम कर दीजिएगा, पुस्त कलोम। अच्छा, उसके बाद है पुस्त फेफड़ा, तो फेफड़ा को फुफ्फुस कहते हैं, तो पुस्त फुफ्फुस लिख लेंगे। फूफा जी मत लिख लीजिएगा, फुफ्फुस लिखना है। ठीक है, पुस्त, पुस्त फुफ्फुस, पुस्त फुफ्फुस। हाँ, पुस्त फुफ्फुस, फुफ्फुस बोलते हैं फेफड़ा को, लंग्स को कहते हैं। ठीक है, इसको पुस्त फुफ्फुस या
पुष्ट फेफड़ा भी बोल सकते हैं, ये सब श्वसन अंग है जिसके द्वारा ये सांस लेते हैं। ठीक है, तो श्वसन के लिए अंग हो गया ये सब इनका। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़े, हो गया इसके बारे में। 8वें नंबर पॉइंट में आ जाइए, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र, सॉरी सॉरी, श्वसन तंत्र थोड़ी होता है। ओहो, इतना बड़ा ब्लंडर, परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक है, परिसंचरण तंत्र। चलिए सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो जाएगा सर? ओपन टाइप होता है इसका सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप मतलब खुले प्रकार का। खुले प्रकार मतलब, अच्छा सर इसमें रक्त को परिसंचरण के लिए कोई विशेष प्रकार का मार्ग नहीं होता है, किसी विशेष प्रकार के नलिका नहीं है। इसका मतलब या तो आप इसको लिख सकते हैं अब्सेंट यानी कि अनुपस्थित। बस समझ में आया, यानी कि इसे अनुपस्थित भी लिखा जाता है, अब्सेंट भी लिख सकते हैं। तो परिसंचरण तंत्र हो जाएगा ओपन टाइप यानी कि खुले प्रकार का, या अब्सेंट यानी कि अनुपस्थित। आया समझ में? चलिए आगे बढ़े हम लोग।
चलिए ठीक है, तो ये हो जाएगा, यानी कि इसमें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, परिसंचरण तंत्र इसमें खुले प्रकार का होता है, यानी कि रुधिर वाहिकाएं जो है सीधे ये बिना किसी रुधिर वाहिका के शरीर में प्रवाहित होती है। ठीक है, रुधिर जो है बिना किसी वाहिका के हृदय से निकलने के बाद सीधे बॉडी में प्रवाहित होती है। तो लिख लेंगे ओपन टाइप। प्रेजेंट ऑब्सेंट में नहीं होगा। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इसका ओपन टाइप होगा। चलिए लिख लिए। 9 नंबर में आइए। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद इनके रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें, रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। रिप्रोडक्शन तो आप लोग जानते हैं, कौन सा रिप्रोडक्शन ये करेगा सर? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन होता है इसमें। लैंगिक जनन, आमतौर पे ये लैंगिक जनन ही करते हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद ये क्या होते हैं जी? अधिकांशतः ये एक लिंगी की द्विलिंगी। अगला पॉइंट देख लेंगे, मोस्टली डायोइसियस। और डायोइसियस मतलब क्या होता है? डायोइसियस मतलब होता है सर एक लिंगी, यानी यूनिसेलुलर कि यूनिसेक्सुअल। सब पढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे आगे आप लोग पढ़ते जा रहे हैं सब छोड़ते जा रहे हैं। यूनिसेक्सुअल एक लिंगी को कहा जाता है डायोइसियस, यानी इसका मतलब हो गया अधिकांशतः ये क्या होते हैं? अधिकांशतः एक लिंगी होते हैं। अधिकांशतः एक लिंगी। ठीक है, लैंगिक जनन करते हैं, अधिकांशतः एक लिंगी होते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? यूजुअली इंटरनल। ठीक है, यूजुअली इंटरनल यानी कि आमतौर पर, यूजुअली मतलब आमतौर, कौन आम? खाने वाला नहीं, आमतौर पर आंतरिक निषेचन करते हैं ये। ठीक है, आमतौर पर आंतरिक निषेचन, हाँ यूजुअली इंटरनल फर्टिलाइजेशन यहाँ लिख लीजिए, नहीं तो क्या इंटरनल पता नहीं चलेगा। ठीक है, आमतौर पर आंतरिक निषेचन कर लेना है। चलिए हो गया। अच्छा, उसके बाद डेवलपमेंट इसमें कौन सा होगा? दोनों होगा। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोथ। यानी डेवलपमेंट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यानी विकास इसमें जो होता है
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास होगा। लिख लेंगे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास होता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास। आया समझ में? लिख लीजिए इस बात को। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास होगा। चलिए अब इसका हम लोग यूनिक कैरेक्टर को देखा जाएगा। ठीक है। अच्छा एक चीज और इसमें लिख लीजिए ना, डायोसियस भी तो ये होते हैं अधिकांशतः। सॉरी डायोसियस नहीं, हो तो लिखवा दिए हैं। इसमें से अधिकांशतः जो है ये अंडे देने वाले होते हैं, तो इसी में ये बात लिख लेंगे ओवी पेरस, मोस्टली ओवी पेरस। इनमें से अधिकांशतः मोस्टली ओवी पेरस होते हैं। अधिकांशतः ओवी पेरस मतलब अंडे देने वाले जीव को अंड प्रजक कहा जाता है। अधिकांशतः अंड प्रजक होते हैं। ठीक है। इनमें से अधिकांशतः जीव जो हैं ये अंड प्रजक होंगे। अंड प्रजक मतलब अंडे देने वाले जीव होते हैं। अधिकांशतः जीव जो हैं अंडा देते हैं। चलिए हो गया। चलिए अच्छा, इनका बॉडी जो होता है किससे बना हुआ होता है? इनके बॉडी 3 अलग अलग पार्ट से बने होते हैं। हेड, थोरैक्स, ये हो गया हेड प्लस शीर्ष भाग, थोरैक्स यानी वक्ष भाग, और एब्डोमेन भाग। थोरैक्स बोलते हैं वक्ष जिसमें फेफड़ा होता है। ठीक है। तो हम लोग का जैसे जिसमें हम लोग का फेफड़ा नहीं है, तो ये हो गया हेड, ये थोरैक्स, और नीचे एब्डोमेन होता है, उदर गुहा, उदर भाग। ठीक है। तो इसमें लिख लेंगे बॉडी या इट्स बॉडी हैज, its body has head, comma, thorax, thorax and abdomen. ठीक है। its body has head, thorax and abdomen. हम ऊपर में फिगर को जो देखे थे एक बार उसी समझा जाएगा। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन कहाँ होता है इनमें, उतार लिए। एक बार पहले आइए इस फिगर को देख लिया जाए। ऊपर में कुछ फिगर है यहाँ, जैसे देखिएगा इनको, किसी एक को हम लोग लेते हैं और उस आधार पर हम लोग इसको समझा जाएगा। जैसे इसी को अगर आप ले लीजिए, ये है हेड, ये है थोरैक्स और ये है एब्डोमेन। 1, 2 और 3, 3 पार्ट इनके बॉडी के होते हैं। सब में यही होगा हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स, इसका यहीं पे हेड होता है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। बात समझ में आया? तो सब में हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन होगा। सभी जितने भी जीव है ना, सब में हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन होगा। ठीक है। चलिए तो लिख लेंगे। ठीक है। इनके शरीर में, इनके शरीर में शीर्ष, इनके शरीर में शीर्ष कौमा वक्ष, इनके शरीर में शीर्ष कौमा वक्ष और शीर्ष
कॉमा वक्ष और उदर होता है, और उदर होता है, उदर उदर मतलब पेट को आप बोलते हैं, और उदर होता है। हो गया। इनके शरीर में शीर्ष कॉमा वक्ष 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 और उदर होता है, शीर्ष कॉमा वक्ष और उदर होता है। हो गया। चलिए, अब उसके बाद इनका शरीर जो है किससे ढका हुआ होता है? काइटिनस क्यूटिकल से। ठीक है, तो लिख लेंगे, ये पॉइंट है। देखिए, बॉडी इज कवर्ड बाई काइटिनस क्यूटिकल, जिसको इग्जोस्केलेटन कहते हैं। इग्जोस्केलेटन कहा जाता है। लिख लेंगे, इनका शरीर बॉडी इज कवर्ड बाई काइटिनस क्यूटिकल। ठीक है, काइटिनस क्यूटिकल। यानी इनका शरीर काइटिनी वही कंकाल से ढके होते हैं। काइटिनी वही कंकाल, काइटिनी वही कंकाल, काइटिनी वही, यानी इनका शरीर काइटिनी वही कंकाल, काइटिनी वही कंकाल, हाँ वही कंकाल से ढके होते हैं। इनका शरीर काइटिनी वही कंकाल से ढके होते हैं। हो गया। इनका शरीर काइटिनी वही कंकाल से, इनका शरीर काइटिनी वही कंकाल से ढके होते हैं। काइटिनस क्यूटिकल, CUTICLE। हो गया, से ढके होते हैं। हो गया। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, ऑर्थ्रोपोडा में अगर हम बात करें एक्सक्रीशन कैसे होता है, यानी उत्सर्जन कैसे होता है, तो मालफिजियन ट्यूब्यूल के द्वारा, मेलपीगी नलिका के द्वारा, उसको मेलपीगी नलिका कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे, इन ऑर्थ्रोपोडा यानी ऑर्थ्रोपोडा में excretion occurs by, in arthropoda excretion occurs by किसके द्वारा? Malpighian Malpighian ट्यूब्यूल। ठीक है, सही है। ऑर्थ्रोपोडा में एक्सक्रीशन मालपीगी नलिका के द्वारा होता है। पी के बाद भी एक आई होगा, MALPI कर लीजिएगा, मालपीगी, तब GHI, मालपीगी ट्यूब्यूल। हिंदी बोले। ऑर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन, लिखेंगे, ऑर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन मेलपीगी नलिका के द्वारा होता है। ऑर्थ्रोपोडा में मेलपीगी,
मैल और मैल पीगी कृपीगी किरगी। ऑर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन मैल पीगी नलिका के द्वारा, मैल पीगी नलिका के द्वारा होता है। हो गया। हो गया। चलिए, इसमें संवेदी अंग भी होता है, यानी सेंसरी ऑर्गन होता है। कौन कौन सा सेंसरी ऑर्गन होगा सर? सेंसरी ऑर्गन के रूप में इसमें क्या क्या होता है जिसके द्वारा वो सेंस करते हैं, जो जिसके द्वारा इनको क्या बोलते हैं, संवेदनशीलता प्राप्त होता है। तो सेंसरी ऑर्गन आर लिख लेंगे। हाँ, ऑर्गन सेंसरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, यानी संवेदी अंग उपस्थित होते हैं। इस जीवों में संवेदी अंग उपस्थित होते हैं जिसके द्वारा वो अपने आसपास के चीजों के संवेदना उपस्थिति की पता लगाते हैं, संवेदना चलता है होता है इनमें। तो संवेदी अंग उपस्थित होते हैं। अब बात आता है कि संवेदी अंग कौन कौन से हैं। संवेदी अंग कौन कौन से हैं जी? सर एंटीना होता है इनका संवेदी अंग। दूसरा क्या होगा सर? आई, इनका आंख। आई इनके दो तरह के होते हैं, कंपाउंड आई एंड, बोलिए, कंपाउंड आई एंड सिंपल आंख, सिंपल आई। इनमें दोनों तरह के आंख होते हैं। कंपाउंड आई होते हैं, बड़ा बड़ा आंख होगा जिसके द्वारा ये दूर पे ही हम लोग को देख लेते हैं, बड़ा इमेज बना के पता लगा लेते हैं, इसलिए तो देखते हैं भागने लगते हैं। तो इनमें संवेदन अंग के लिए, यानी अपने आसपास का पता लगाने के लिए जो संवेदना के लिए अंग होता है वो है एंटीना, कंपाउंड आई होता है, और क्या होता है, और उसके साथ जो है स्टेटोसिस्ट होता है जो बैलेंस ऑर्गन है। स्टेटोसिस्ट स्टेटोसिस्ट क्या है? बैलेंस ऑर्गन है, संतुलन अंग है, जो इनके संतुलन अंग होता है। एंटीना, आई और स्टेटोसिस्ट लिख लिए। एंटीना हिंदी लिख लेंगे इसका, झिरिंगी काएं, एंटीना झिरिंगी काएं। आंख, आंख तो दो गो होता है ना, कौन कौन? संयुक्त आंख, संयुक्त आंख और सामान्य आंख। चलिए लिख लीजिए इसको। हो गया। और उसके बाद लास्ट वाले को क्या बोलेंगे? संतुलन पुट्टी, संतुलन पुट्टी जो संतुलन अंग होता है, इसको बोलते हैं संतुलन अंग है। ठीक है, संतुलन पुट्टी लिख लिए। बैलेंस ऑर्गन हो गया ये इनका। तो इनमें ये तीन सेंसरी ऑर्गन होता है जिसके द्वारा ये सेंस करते हैं। जैसे हम लोगों में आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, जीभ, त्वचा, ये सब होता है ना, वो नहीं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये हम लोग का सेंसरी ऑर्गन है। ज्ञानेंद्रिय नहीं पढ़े हैं? यही सब होता है इसमें।
चलिए, और भी कोई चीजें इनका छूट रहा है क्या? अब इनका एग्जाम्पल हम लोग देख लिया जाए। एग्जाम्पल लिख लीजिए। स्पाइडर, स्पाइडर मतलब कॉमा, स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन कॉमा, क्रैब, केकड़ा। स्पाइडर मतलब मकड़ा, मकड़ी। स्कॉर्पियन मतलब और क्रैब मतलब केकड़ा। ठीक है, ये इसका उदाहरण हो गया, इसको नोट कर लेंगे। हाँ, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं भाई, अभी तो बाकी है। सब लिखते चलिए, अब लिखवा देते हैं बाकी सब। ठीक है, अब हम लोग इसमें लिखेंगे ना, जैसे इनको इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस के आधार पर, मतलब कि हमारे आर्थिक रूप से हमारे लिए जो फायदेमंद है उनको अलग लिख लिया जाएगा, जो हमारे लिए बीमारी का कारक बनते हैं उनको अलग लिख लिया जाएगा। इकोनॉमिकली इंपोर्टेंस के आधार पर अगर देखा जाए तो कौन कौन शामिल है, जैसे एपिस के नाम सुने होइएगा आप लोग। एपिस मतलब होता है हनी बी यानी मधुमक्खी। तो ये इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज इंसेक्ट है हमारे लिए, तो लिख लेंगे इसको पहले। इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट यानी कि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण, इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट इंसेक्ट्स। इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट, इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट इंसेक्ट्स कौन कौन हो जाएगा जी? जो आर्थिक रूप से हमारे लिए फायदेमंद है। हिंदी लिख लेंगे इसका, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट। देखिए, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा? आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट लिख लिए। पहला नंबर में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट का नाम बताइए, एपिस। और क्या होगा? एपिस मतलब हनी बी, मधुमक्खी को कहते हैं। एपिस इंडिका, ये भारत की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है जिसका पूरा नाम है एपिस इंडिका। ठीक है, हाँ, हनी बी मधुमक्खी की ये प्रजाति है, एपिस इंडिका। तो ये हमारे लिए फायदेमंद है भाई, जिससे हम लोग शहद प्राप्त करते हैं, तो ये फायदेमंद हो गया। दूसरे नंबर में क्या हो जाएगा? बॉम्बैक्स। बॉम्बैक्स, बॉम्बैक्स जो होता है, जो सिल्क को निकालता है, इसे सिल्क प्राप्त किया जाता है, रेशम कीट नहीं निकालता है जो, बॉम्बैक्स। बॉम्बैक्स, एपिस, बॉम्बैक्स। ठीक है, और एक लेसिफर लिख लेंगे। लेसिफर कौन सा फायदा है जी उससे? काट लिया तो ठीक है, लिख लेंगे एपीस, लिख लीजिए मधुमक्खी, बॉम्बैक्स और लेसिफर।
चलिए हो गया। ऊपर वाले का हिंदी लिख लिए हैं, इसका हिंदी लिख लेंगे एपिस यानी मधुमक्खी, उसके बाद रेशम कीट, रेशम कीट, और लेसिफर मतलब लाख कीट, लाख कीट के नाम से जानते हैं। अच्छा, कैरियर ऑफ डिजीज यानी कि रोग के वाहक कौन कौन से हैं? कैरियर ऑफ डिजीज इसका मतलब हुआ रोग के वाहक, तो कैरियर ऑफ डिजीज यानी कि रोग के वाहक। अब रोग के वाहक में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि आप सुने होइएगा फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो, एनोफिलीज मस्क्यूटो, सुने ना जी? तो ये मच्छर है, एनोफिलीज मच्छर, एनोफिलीज मच्छर, तो ये भी आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत ही आता है एनोफिलीज मच्छर। फिर उसके बाद क्यूलेक्स का नाम आप लोग सुने होइएगा, क्यूलेक्स मच्छर। फिर उसके बाद एडिज मस्क्यूटो, एडिज मस्क्यूटो, सब मस्क्यूटो है। ठीक है, क्यूलेक्स, क्यूलेक्स मच्छर और एडिज, एडिज मच्छर। ठीक है, ये बात याद रखना है आप सभी को। एनोफिलीज मस्क्यूटो, क्यूलेक्स मस्क्यूटो और एडिज एनोफिलीज मस्क्यूटो। ठीक है, ये तीनों के तीनों कौन है? सर ये रोग के वाहक होते हैं, बीमारी को फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? बताए थे, मादा एनोफिलीज जो है इसको फैलाने का काम करते हैं, मलेरिया को। अब बीमारी इसके कारण नहीं होगा, ये सिर्फ वाहक है जो बीमारी को फैलाएगा। जैसे मान लीजिए कि आगे एलिफेंटाइसिस जो होता है, हाथी पांव, ये एडिज मस्क्यूटो का काम होता है फैलाने का, और क्यूलेक्स भी फैलाता है उसको। ठीक है, हाथी पांव जो आप देखे हैं फिलेरियासिस, फिलेरियासिस नहीं हो जाता है हाथी पांव जो, जिसमें एलिफेंटाइसिस जिसको कहते हैं, पांव जो है मोटा मोटा हो जाता है, तो उसमें क्यूलेक्स भी फैलाता है उसको, एडिज मस्क्यूटो भी फैलाता है। ठीक है, तो एनोफिलीज मस्क्यूटो, क्यूलेक्स मस्क्यूटो और एडिज मस्क्यूटो। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अगला पॉइंट लिख लीजिए इसमें, यूथ पीरक टिड्डा का, यूथ पीरक का नाम लिख लीजिए, ग्रेगेरियस पेस्ट जिसको कहते हैं। ग्रेगेरियस पेस्ट, हाँ लास्ट वाला। इसमें आ जाएगा आपका क्या? लोकस्टा, लिख लेंगे लोकस्टा। लोकस्टा, लोकस्टा को हिंदी में क्या कहते हैं? टिड्डा। ठीक है, टिड्डा, इसको हिंदी में कहते हैं यूथ पीड़क, यूथ पीड़क। ये क्या करते हैं? यूथ पीड़क जो है, जैसे टिड्डा जो है फसलों को बर्बाद कर देते हैं, कुछ इंसेक्ट को ये मारते भी हैं, तो यूथ पीड़क हो गया। ऐसे यूथ पीड़क हैं, लिख लेंगे लोकस्टा, टिड्डा हिंदी में लिख लेंगे। लोकस्टा का हिंदी क्या होता है? टिड्डा, लोकस्टा का हिंदी टिड्डा। और एक लिविंग फॉसिल लिख लीजिएगा, जीवित जीवाश्म, लिविंग फॉसिल। लोकस्टा का हिंदी लिख लिए टिड्डा, टिड्डा। ये ग्रेगेरियस पेस्ट हैं, जिनका एग्जाम्पल क्या बोले हैं हम? लोकस्टा। अच्छा, एक है लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल्स। फॉसिल्स किसको कहते हैं? जीवाश्म को। हिंदी में फॉसिल मतलब क्या होता है? जीवाश्म।
और जीवाश्म का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई मिट्टी के अंदर कई वर्षों से नीचे दबा हुआ है, सुरक्षित है, तो उसको जीवाश्म कहा जाता है। ठीक है, जो मिट्टी के अंदर कई वर्षों से अगर दबा हुआ है तो जीवाश्म है। लिख लेंगे इसको, प्लीज को थोड़ा सुधार लीजिए। तो जीवाश्म, जीवित जीवाश्म, लिविंग फॉसिल कौन हो जाएगा? लिमुलस, लिमुलस। इसी को किंग क्रैब कहते हैं। क्या बोलते हैं? किंग क्रैब, लिमुलस, लिमुलस। हिंदी में लिमुलस ही लिख लेंगे, लिमुलस यानी किंग क्रैब, किंग क्रैब। राजकरकट, क्या बोलते हैं? राजकरकट, राजकरकट, करकट। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हो गया। कुछ पॉइंट तो इसका बाकी नहीं है। ओके, यहां तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, एक चीज और, अरे हम कुछ पॉइंट इसका बाकी लगा दिए हैं, बता देते हैं उसको। इसमें संधि पाद होता है, इसके पैर जो होते हैं संधि पाद होता है। ज्वाइंट अपेंडेजेज, पॉइंट टिक लीजिए, स्टार पॉइंट कर, स्टार पॉइंट करिए, स्टार बनाइए, लिखिए। दे हैव ज्वाइंट appendages, they have joint appendages। appendages मतलब होता है पैर यानी पाद, और ज्वाइंट मतलब होता है जुड़ी हुई यानी संधि, इसी को बोलते हैं संधि, यानी इनमें संधि पाद होता है, इनमें संधि पाद होता है। दे हैव ज्वाइंट अपेंडेजेज। अच्छा, ज्वाइंट अपेंडेजेज जानते हैं कैसा होगा? जैसे इनका पैर आप देखे होइएगा कुछ इस प्रकार का, ऐसे जुड़ा हुआ सर। ठीक है, ज्वाइंट अपेंडेजेज देख रहे हैं, जुड़ा हुआ अपेंडेजेज है। ऐसे ऑर्थ्रोपोडा का मतलब ही होता है, देखिए, ऑर्थ्रोस अपोडा, ऑर्थ्रोपोडा दो वर्ड से बना है। ऑर्थ्रोस मतलब क्या होता है? ज्वाइंट। अपोडा का मतलब क्या होता है? अपेंडेजेज। तो ऑर्थ्रोस्पोडा यानी ऑर्थ्रोपोडा का मतलब क्या हुआ? संधिपाद। पाद मतलब पैर, पाद यानी पैर, तो संधिपाद। तो इनका जितना भी पैर देखिएगा सब घुमा घुमा सा होता है, देखे ना। चलिए लिख लिए इसको, एक और पॉइंट लिख लेंगे, इनमें संधिपाद होता है। अच्छा, ये बात तो हम लोग नहीं लिखे हैं ना, सिर्फ समझा दिए आपको। ये कितना क्या होता है जी? इट इज द, ये बात लिखेंगे ना, इट इज द, इसको उतार लेना है, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया, ऑफ एनिमेलिया, एनिमेलिया, यानी कि यह जंतु जगत के सबसे बड़े, यह जंतु जगत के सबसे बड़े संघ होते हैं। ऊपर छूटा नहीं ना किसी का? यह जंतु जगत के सबसे बड़े संघ होते हैं, लिख लेंगे, यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया। बता देंगे कोई पॉइंट अगर छूटा हो तो। लिखेंगे, यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। हो गया, यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है।
चलिए उसके बाद यह कितना होता है पृथ्वी पर, तो इट इज कितना होगा जी, इट इज ऐसे कर दीजिए 2/3, it is 2/3, it is 2/3 species on earth, it is on earth, यह पृथ्वी पर 2/3 प्रजाति है। इट इज 2/3 स्पीसीज ऑन अर्थ, यानी कि यह पृथ्वी पर 2/3 प्रजाति है। ठीक है, पृथ्वी पर कितना तिहाई प्रजाति इसका है, तो लिख लेंगे यह पृथ्वी पर 2/3 प्रजाति है, हो जाएगा। यह पृथ्वी पर 2/3 प्रजाति है। बस हो गया। चलिए यहां तक आप सब पढ़ के आएंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा। ओके।